नमस्कार बच्चे। ट्राइंगल सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ज्योमेट्री के सबसे पावरफुल कंसेप्ट में से एक है। और जब यही कंसेप्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के रूप में बदल जाते हैं तो बेटा सिर्फ फॉर्मूला याद होना काफी नहीं होगा। इस ट्राइंगल चैप्टर के कंसेप्ट को कैसे अप्लाई किया जाता है आपको वो आना चाहिए। तो आज हम इस ट्राइंगल चैप्टर के कुछ सिलेक्टेड मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि इन क्वेश्चंस के पीछे क्या कंसेप्ट छिपा हुआ है और उनको बहुत ध्यान से समझेंगे। और ये भी सीखेंगे कि सीबीएसई में अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं तो उनको किस तरह से अप्रोच करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास एक हिडन कंसेप्ट है उसको हम कैसे ढूंढेंगे, यानी कि सिंपल भाषा में बोलूं तो वो कंसेप्ट कौन सा होगा जिसकी मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व हो। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली चीज है कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। यदि हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो हमारे पास यूबी डिवाइड बाय वी डब्ल्यू एंड क्यू आर डिवाइड बाय आर एस, इन दोनों का रेशियो दिया है 3:4। अब बट अपने कंसेप्ट की बात करें, अपनी नॉलेज की बात करें तो हमारे नॉलेज में हमने ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं पढ़ा जो एक ही ट्राइंगल की दो साइडों के रेशियो के बारे में बताता हो या उससे रिलेटेड हो। हाँ, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है जिसको बोलते हैं सिमिलैरिटी, और जो हमारे ट्राइंगल चैप्टर के अंदर क्लास 10th में हमें पढ़ाया गया है। और उसमें क्या होता था बेटा कि हम दो डिफरेंट ट्राइंगल की डिफरेंट साइडों के रेशियोज को इक्वल करते थे और बोलते थे कि ट्रिपल एस से ये सिमिलर है, या फिर उसके तीनों एंगल को जज करते थे और बोलते थे दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, या दो साइडों के रेशियो को निकालते थे अगर वो सेम आते थे और उनका इन बिटवीन एंगल जो भी आया अगर वो भी इक्वल हो गया तो बाय SAS क्राइटेरिया से हम बोलते थे वो सिमिलर होंगे। बट यहां पर तो हमें क्या दिया हुआ है बेटा, यूबी डिवाइड बाय VW QR डिवाइड बाय RS इक्वल टू 3/4। क्या मैं यहां से जो मेरा कंसेप्ट है सिमिलैरिटी कि दो ट्राइंगल की साइडों के रेशियोज इक्वल हो जाए वो क्रिएट कर सकता हूं? यदि हम ध्यान दें तो हम यहां से डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर जो VW डिवाइड में दिया है हम उसको उधर ले जाएं तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये जो QR मल्टीप्लाई में न्यूमिनेटर में दिया हुआ है इसको उधर ले आए तो वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। जैसे ही हम ये काम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, UV डिवाइड बाय QR VW डिवाइड बाय RS इज इक्वल टू कितना बेटा, 3/4। मतलब अब जो मैंने सीखा था, जो मैंने समझा हुआ है या जो मैंने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि अगर दो ट्राइंगल दिए हुए हैं और उनकी साइडों के रेशियोज में निकाल लूं और वो सेम आ जाए तो वो ट्राइंगल कहीं ना कहीं सिमिलर हो सकते हैं। तो यहां पर मेरे पास क्या आया बेटा, अब मेरे पास क्या आ गया है, UV का रेशियो आ गया है QR के साथ एंड VW का रेशियो आ गया है SR के साथ, यानी कि ट्राइंगल की दो साइडों के रेशियोज को मैं इक्वल कर चुका हूं। तो बेटा अब मेरे पास रूल कौन सा वाला यूज होगा, SAS रूल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो साइडों के रेशियोज तो हम इक्वल कर चुके हैं। और SAS रूल क्या था कि जिन साइडों के रेशियो हमने इक्वल किए हैं उनके इन बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। और यहां पर हमारे पास VW और VU के बीच में जो एंगल बना है वो कौन बना है बेटा, V। और यहां पर SR और QR के बीच में जो एंगल बना है वो क्या बना है बेटा, R। क्या बना है बेटा, R। अब ये एंगल इक्वल है या नहीं हमें पता करना है। तो यहां पर साफ साफ एक वर्ड दिया हुआ है कि बोथ द डायग्राम या बोलिए बोथ द फिगर, ठीक है, ये क्या है, रेक्टेंगल है। और हमने पढ़ रखा है रेक्टेंगल के अंदर सारे के सारे एंगल क्या होते हैं बेटा, 90 होते हैं। तो डेफिनेटली एंगल V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एंगल R इज इक्वल टू कितना, 90। अब जो हमारे पास SAS रूल था उसकी तीनों कंडीशन पूरी हो चुकी हैं कि दो साइडों के रेशियोज इक्वल हो जाएं। डेफिनेटली यहां पर इक्वेशन 1 में उनके रेशियोज इक्वल आ चुके हैं।
साथ में उनका जो इन बिटवीन एंगल है यानी कि V और R वो भी क्या आ चुका है, इक्वल आ चुका है। कितना है बेटा 90। तो हम सीधे लिख देंगे बाय SAS रूल हमारे पास जो ट्राइंगल है वो सिमिलर हो गए। और यहाँ पर सिमिलैरिटी लिखते टाइम हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जिन साइडों को हमने इक्वल किया है, मतलब जिन साइडों के रेशियो को हमने इक्वल किया है वो सिमिलैरिटी से भी मालूम पड़े, क्योंकि यहाँ पर एक कंसेप्ट लगता है CPST। तो यानी कि CPST की मदद से हमें क्या होता है कि जितने भी एंगल हमने इक्वल किए हैं या जितनी भी साइड हमने इक्वल की हैं वो सारी की सारी क्या चाहिए, सेम होनी चाहिए, वहां दिखनी चाहिए सिमिलैरिटी में जो हमने लिखा है। अब यहाँ बात करते हैं जब सिमिलैरिटी लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास SR, कौन सा बेटा SR, यहाँ देखिए SR का जो रेशियो लिया था VW के साथ लिया था, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, W से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर सिमिलैरिटी का साइन लगा दीजिए, यहाँ पर ट्रायंगल बना दीजिए और WV लिख दीजिए। SR के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या बचा बच्चे, Q बचा, और यहाँ पर WV के बाद क्या बचा बच्चे, U बचा। क्या बचा, U। तो हमने ये सिमिलैरिटी लिख दी है। जो मैंने कहा कि जो हम यहाँ सिमिलैरिटी लिख रहे हैं उस चीज से हमें ये सारी वैल्यूज मिलनी चाहिए। देखें VW इज इक्वल टू आया बेटा SR के आया है। UB, यहाँ पर UB किसके बराबर आया बेटा, RQ के बराबर आया है। और यहाँ पर एंगल V इज इक्वल टू किसके आया बेटा, एंगल R के लिखा है। जब हम ये सारी चीज जज कर ले रहे हैं तो हमें मालूम पड़ रहा है कि हमने जो सिमिलैरिटी लिखी है वो बिल्कुल सही लिखी। अब सिमिलैरिटी लिख दी, अब इसका हमें क्या बेनिफिट होगा, तो बेटा इसका बेनिफिट हमें ये होगा, हमने पढ़ रखा है कि इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर, यानी कि अगर हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर हैं देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस टू ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियोज ऑफ देयर साइड। मतलब अगर दो ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर हैं तो बेटा जो उनके एरिया का रेशियो होगा वो उसकी साइडों के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल WVU डिवाइड बाय, यानी कि अगर रेशियो निकालते हैं किसके साथ, एरिया ऑफ ट्राइंगल SRQ, तो बेटा वो इनमें से किसी भी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि मैं सिंपल बोल सकता हूं UB अपॉन QR के स्क्वायर के बराबर होगा। तो बेटा ये क्या है, हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहां पर एक रेक्टेंगल में क्या कर दे रहा हूं, मार्क कर दे रहा हूं। तो इस कंसेप्ट को याद रखिएगा एक बार, बहुत जल्दी हम इसको रिवाइज करते हैं। हमारे पास कंसेप्ट क्या था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, दो ट्राइंगल क्या है बेटा, सिमिलर हैं, तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, इन दो ट्राइंगल की साइडों के रेशियोज के स्क्वायर के बराबर। तो यहां पर हमने मेंशन कर दिया है इस चीज को। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास UB अपॉन QR जो है उसके रेशियोज तो है कितने बेटा, 3/4। बट हमारे पास क्या एनी हाउ ट्राइंगल WVU का एरिया पता है, बिल्कुल पता है बेटा। यहां पर हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें क्या दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बच्चे, WVUT कितना दिया है बेटा, 36। कितना दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहां पर WU क्या है बेटा, हमारा डायगोनल है और हमें पता है कि किसी भी रेक्टेंगल का डायगोनल उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास WVU इज इक्वल टू हो जाएगा 36 डिवाइड बाय 2। तो वो कितना आ जाएगा बेटा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल SRQ क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इस सैडेड पोर्शन का जो एरिया निकल सकता है, कैसे निकल सकता है, यदि मैं पूरे ट्राइंगल SRQ का एरिया निकाल लूं और उसमें से WVU को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये निकल जाएगा। अगर मुझे इतनी बात समझ आ गई तो डेफिनेटली इस इक्वेशन नंबर 2 की मदद से मैं ट्राइंगल SRQ का एरिया निकाल सकता हूं। तो चलिए निकालते हैं। तो बेटा हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल WVU के प्लेस पे 18 को सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि जस्ट अभी हमने यहाँ कैलकुलेट किया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल
आर क्यू, वो हमें फाइंड करना है। और इसके इक्वल टू हमारे पास क्या है, यूबी अपॉन क्यू आर, जिसकी वैल्यू 3/4 हमने जस्ट यहाँ कैलकुलेट की थी। तो यहाँ पर 3/4 पुट करके क्या कर दीजिए बेटा, होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हमें बता रही है। अब 18 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल एस आर क्यू को हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का स्क्वायर कितना बेटा 16। यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देंगे। जैसे ही हम इसको कैंसिल करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा जैसा मैंने इनिशियली कहा था कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। क्या निकालना है बेटा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया में से छोटे वाले ट्राइंगल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एस आर क्यू में से माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा बेटा, डब्ल्यू वी यू। आप क्या कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। अब जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ एस आर क्यू हमने कितना निकाला है बेटा 32, जस्ट यहाँ कैलकुलेट किया है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल डब्ल्यू यू वी को हमारे पास कितना दिया था बेटा 18। तो 32 माइनस 18 इज इक्वल टू आ जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये था हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को सीबीएसई अपने एग्जाम्स में एज अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर रही है। और ये न्यूज़ आप सबने सुनी होगी, बहुत ज़्यादा वायरल है कि सीबीएसई इस साल अपने बोर्ड एग्जाम में कितना 50% पोर्शन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से देगी। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। प्लस अभी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रिसेंटली लास्ट 2 ईयर से आने स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, और ये हमारा 3rd ईयर होगा। तो हमारे पास इसके इतने ज्यादा कलेक्टेड क्वेश्चंस भी नहीं है, ठीक है बच्चे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने से पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जैसे लास्ट टाइम मैंने स्ट्राइक किया था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सिमिलैरिटी का यूज करेंगे, तो क्या आप भी इस क्वेश्चन को देखने के बाद ये पता लगा पा रहे हैं कि किस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा कंसेप्ट छिपा हुआ है। तो जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा किस कंसेप्ट का आप यहाँ पर यूज करने का सोच रहे हैं, या आपको समझ आया कि ये वाला कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इट इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, और यहाँ पर एरिया दिया है कितना बेटा 18 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है बेटा, पी आर फाइंड करना है। यदि मुझे पी आर फाइंड करने की बात की जा रही है और साथ में राइट एंगल ट्राइंगल बोला हुआ है, तो हम बहुत सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि वो हमसे क्या करने के लिए कह रहा है कि हाइपोटेनस की वैल्यू निकालिए। क्या निकालिए बेटा, हाइपोटेनस की क्या करिए, लेंथ निकालिए या वैल्यू निकालिए। जब कभी भी बात आती है हाइपोटेनस की तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो कंसेप्ट आता है वो कौन सा आता है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। क्या आता है बेटा, पीजीटी। क्या आता है, पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम की बात की जाए तो ये होता है बेटा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके अंदर 90 के जस्ट जो अपोजिट साइड होगी वो हमारी क्या होगी, हाइपोटेनस। और ये जो बॉटम में लाइन लगी होगी उसे क्या बोलते हैं बेटा, बेस। और यहाँ जो लाइन होगी उसे क्या बोलते थे, परपेंडिकुलर। यानी कि कहने का सिंपल सा मतलब है यदि मुझे पी आर की वैल्यू निकालनी है तो हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, और हाइपोटेनस निकालने के लिए मैं डेफिनेटली पाइथागोरस थ्योरम कंसेप्ट का यूज कर सकता हूं। अब यदि मुझे पाइथागोरस कंसेप्ट का यूज करना है तो मुझे एनी हाउ ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि मेरे पास परपेंडिकुलर कितना है और हमारे पास बेस कितना है, ये हमें पता होना चाहिए। अब इसके लिए उसने हमें हिंट दिया है, क्या दिया है, इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। मतलब ये हमने पढ़ रखा है यदि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है
तो जो सबसे बड़ी साइड होगी वही हाइपोटेनस बनेगी, बाकी रिमेनिंग कोई भी साइड उसके बराबर नहीं हो सकती, वो उससे छोटी ही होंगी। तो यानी कि जो हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, मतलब क्या कि इसके अंदर दो साइडें इक्वल होंगी, तो यहां पर हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल होंगे। तो यदि मैं लेट कर लूं कि मेरे पास जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है, उन दोनों को मैं कितना मान रहा हूं बेटा, एक्स मान रहा हूं। कितना मान रहा हूं, एक्स मान रहा हूं। तो यहां पर जो मेरा हाइपोटेनस है कौन बेटा, पी आर का होल स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा पी आर स्क्वायर को आप ऐसे ही लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाएगा बच्चे, टू एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा, टू एक्स स्क्वायर। तो यदि हम बात करें पी आर की वैल्यू कितनी होगी, तो वो हो जाएगी अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगी बेटा, अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो बेटा रूट टू तो एज इट इज आ जाएगा, और इस स्क्वायर से मेरा क्या रूट कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ एक्स। क्या बचेगा बच्चे, x। अब मेरे दिमाग में क्या आता है बेटा, मैं क्या सोच रहा हूँ यहाँ पर इस टाइम, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास आंसर तो आ चुका है, मेरे पास क्या आंसर तो आ चुका है। उसने मुझसे पूछा था कि पी आर की वैल्यू कैलकुलेट करिए, पी आर की वैल्यू तो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, कितनी, अंडर रूट टू एक्स। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है कि ये x जो था ये तो मैंने खुद से माना था। अगर ये वैल्यू मैंने खुद से मानी है तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, मुझे कैलकुलेट करके रखनी ही पड़ेगी, कैलकुलेट करके यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी ही पड़ेगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली क्वेश्चन में हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हिंट दिया होगा। तो यहां पर देखें बोला क्या है कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना है बेटा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो भी है हमारे पास पी क्यू आर, वो किससे निकाल सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या कर सकते हैं बेटा, 1/2 बेस इंटू हाइट। और ये फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 7 से, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन बी कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है बेटा, इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहां पर हमारे पास दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर वो कितना है बेटा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 को एज इट इज कॉपी कर लीजिए, और यहां पर हमने साफ साफ लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि यहां पर परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास क्या क्या है बेटा, सेम। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी क्यू आर क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स, जो कि बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया बच्चे, 36। तो x की वैल्यू होगी +-6, बट लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारे पास x की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6। कितनी आ जाएगी बेटा, 6। यानी कि हमारे पास जो साइड्स हैं परपेंडिकुलर और बेस, उसकी लेंथ कितनी है बेटा, 6। बट हमसे क्वेश्चन में जो वैल्यू पूछी गई थी तो वो हमसे पूछा गया है पी आर, या बोलिए आरपी। और आरपी की वैल्यू √2x थी, और x के प्लेस पर जैसे ही हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि 6, क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा, 6। तो बेटा आरपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6√2। तो बेटा ये जो आया है आरपी इज इक्वल टू 6√2, हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर हो गया, यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई। तो इसी तरह से बेटा जब हमारे पास सीबीएसई एग्जाम में या किसी भी एग्जाम के अंदर एक नया क्वेश्चन आ जाता है, तो यही एक बेस्ट वे होता है जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें हेल्प करता है, कि जो जो चीज़ें गिवन है उनकी मदद से हम क्या करते जाएं, अपनी नॉलेज को कनेक्ट करते जाएं, और जो जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते जाएं, और एट लास्ट हम डेफिनेटली 101% कहाँ पहुंच जाएंगे, अपने सॉल्यूशन पर पहुंच जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करने के बाद अगेन हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। और जहां तक मेरा मानना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान नहीं होने वाला है किसी भी ऐसे बच्चे के लिए जिसके कंसेप्ट कंप्लीटली क्लियर नहीं है। प्लस इस क्वेश्चन के लिए मैं बोल रहा हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें बोलने का रीजन भी ये है मेरा बेटा कि सीबीएसई या कोई भी एग्जामिनर सबसे पहले उन क्वेश्चंस को चूज करता है
जहां पर हमारे पास दो चैप्टर के कंसेप्ट एक साथ अप्लाई किए जा रहे हैं। तो अभी जस्ट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स के कंसेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक बार बहुत सरसरी निगाह के साथ हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इन द फिगर फ्लो पी क्यू आर एक कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी कि पी क्यू आर क्या है बेटा, एक ही स्ट्रेट लाइन पर आते हैं। तो यदि मैं पी क्यू आर को इस तरह से ज्वाइन कर दूं तो ये तीनों के तीनों किस पर आने चाहिए बेटा, एक ही लाइन पर आने चाहिए, तभी ये हमारे कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। साथ में नेक्स्ट लाइन में क्या बोल दिया है कि पी एंड क्यू आर द सेंटर ऑफ द सर्कल्स। तो बेटा यहाँ पे ये दो सर्कल्स दिए हुए हैं, एक छोटा दिया हुआ है एक बड़ा दिया हुआ है। तो छोटे वाले का सेंटर कौन मेंशन कर दिया है बेटा, क्यू को मेंशन कर दिया, और बड़े वाले का सेंटर मेंशन कर दिया किसको, पी को। साथ में क्या बोला है कि पी लाई ऑन द सर्कम सर्कल ऑफ द सर्कल विथ सेंटर क्यू, यानी कि जो पॉइंट पी है वो छोटे वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर आ रहा है। और आर, यहां पर आर का जो डिस्टेंस है कहां से बेटा, क्यू से, यानी कि मतलब ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास इसकी वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है बेटा, 10 सेंटीमीटर। आगे पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पी, यानी कि अगर मैं बात करूं कहां से लेके कहां तक बेटा, इस आर से लेके पी तक, सॉरी यहाँ बेटा इस आर से लेके पी तक, इसकी लेंथ जो दी है मेरे को कितनी दी है बच्चे, 15 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ये दोनों टेंजेंट हमारे क्या है, कॉमन है दोनों ही सर्कल में, और कहां से ड्रॉ किए गए हैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं, जिस एक्सटर्नल पॉइंट को नाम दिया है क्या बेटा, आर। अब यदि जैसे ही बात आ जाती है कि दोनों क्या है बेटा, कॉमन टेंजेंट है और एक्सटर्नल पॉइंट आर से ड्रॉ किए गए हैं, तो सीधी सी बात है टेंजेंट के बारे में हमने किस चैप्टर में पढ़ा है, तो बेटा वो पढ़ा है सर्कल चैप्टर के अंदर। क्या पढ़ा है कि अगर कोई भी सर्कल है उस पर किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया जाता है, तो दैट लाइन सेगमेंट इज नोन एज टेंजेंट ऑफ द सर्कल। और हमने एक पहली थ्योरम पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी बेटा, कि अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दिया जाए तो जो कि हमारी क्या बनेगी बेटा, रेडियस। तो हमने क्या किया, छोटे वाले सर्कल के सेंटर क्यू को क्या किया है बेटा, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम यहाँ पर एक नाम दे देते हैं कि ए, हमने यहाँ से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली सेकंड सर्कल के सेंटर को भी हमने क्या किया, उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हमने कनेक्ट किया तो उस पॉइंट को नाम दे दिया बेटा बी। अब हम यहाँ पर देखें तो ये फिगर हमारे पास कुछ इस तरह से बन के आ चुका है। ये देन थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर दीजिए यहाँ से, देन ये, और देन ये। अब यहाँ पर इस पॉइंट को नाम दिया हुआ है आर, इस पॉइंट को नाम दिया है ए, इसको दिया है बेटा बी, इसको नाम दिया है पी, इसको नाम दिया है क्यू। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दें दोनों ही ट्राइंगल के अंदर, कि बेटा दोनों ही ट्राइंगल के ध्यान दे, कौन कौन से ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल क्यू आर ए एंड ट्राइंगल आर पी बी, यहां पर अगर ध्यान दें तो बेटा दोनों में ही एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, दोनों में ही कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल में क्या है बेटा, कॉमन है। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कि रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल is always perpendicular to the tangent at point of contact। मतलब radius of a circle is perpendicular to tangent at point of contact। ठीक है बेटा, ये थ्योरम हमने 10th क्लास में सर्कल चैप्टर में पढ़ी है, आई थिंक सेकंड थ्योरम में। और यहां पर भी हमने क्या किया है, यहां पर सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कनेक्ट किया है, तो बेटा ये वाला एंगल 90 होगा और ये वाला एंगल भी 90 होगा, मतलब ये एंगल 90 और ये भी 90। अगर एंगल ए
इज इक्वल टू एंगल बी है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही क्या है बेटा 90 और हमारे पास इस वाली थ्योरम से आए हैं। तो बेटा बाय डबल ए रूल ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो जाएंगे बेटा जी, सिमिलर हो जाएंगे। ये दोनों ही ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बेटा जी, सिमिलर हो जाएंगे। अब हम लिखते हैं सिमिलैरिटी, तो हमने एंगल आर इक्वल टू एंगल आर किया था, तो हम यहाँ दोनों ट्राइंगल की स्टार्टिंग में क्या लिख देंगे बेटा, आर मेंशन कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हुआ है, तो आप आर के बाद यहाँ पर ए लिख दें और यहाँ पर क्या लिख दें बेटा बी। और एट लास्ट ट्राइंगल, दोनों ही ट्राइंगल में हमारे पास यहाँ बचा हुआ है पॉइंट क्यू, तो यहाँ पर पॉइंट क्यू मेंशन कर दीजिए, और यहाँ पर हमारा बचा हुआ है पॉइंट पी, तो यहाँ क्या मेंशन कर दीजिए, पॉइंट पी मेंशन कर दीजिए, और इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये दोनों का क्या आ गया, दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और बाय सीपीएसटी, अगर हम यहाँ पर सीपीएसटी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल निकालते हैं बेटा, तो हमारे पास क्या बेटा, आर ए डिवाइड बाय आर बी आएगा, ठीक है। साथ में हमारे पास क्या आएगा बेटा जी, वो आ जाएगा क्यू ए डिवाइड बाय पी बी, क्या आ जाएगा बेटा जी, पी बी, क्या आ जाएगा, पी बी। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करते हैं आर ए की वैल्यू वो 10 सेंटीमीटर दी है, आर बी की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 15 सेंटीमीटर दी है, और हमसे पूछ रहा है रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी कि पी वी की वैल्यू पूछ रहा है। जब पी वैल्यू की पूछ रहा है तो वो हमारे लिए क्या है, अननोन है। फिलहाल हमारे लिए टास्क क्या बचा कि एनी हाउ कुछ भी करके क्यू ए की वैल्यू निकाली जाए। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जो भी शॉर्टेस्ट लाइन ड्रॉ की जाती है उसको बोला जाता है रेडियस, यानी कि क्यू ए हमारे पास क्या है, स्मॉलर ट्राइंगल की रेडियस है। क्या है बेटा, स्मॉलर ट्राइंगल की रेडियस है। अगर ये स्मॉलर ट्राइंगल की रेडियस है तो इसको हम बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, क्यू पी भी हमारे पास क्या है बेटा, रेडियस, और इस QP को हम बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास RQ एंड RP दोनों ही वैल्यू दी हैं। तो RP में से अगर हम RQ को माइनस करते हैं तो वो क्या बचेगा बेटा, QP, और जो कि हमारे पास क्या छोटे ट्राइंगल की रेडियस है। तो यहाँ 15 माइनस 10 जैसे ही करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, यानी कि QA के प्लेस पे मैं कितना पुट कर सकता हूँ, 5 सेंटीमीटर। अब जब मैं यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ तो 2 आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास फाइनली PB यानी कि रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल कैलकुलेट होके आ चुकी है। कितनी बेटा, 15 डिवाइड बाय 2, जो कि हमारे पास कितनी हो जाएगी, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो इसी तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के रूप में ट्राइंगल चैप्टर के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो इनकी प्रिपरेशन अपने फाइनल एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से करनी है आपको, और हर एक क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। किसी क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट को कैसे लगाते हैं ये आपको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा नया क्वेश्चन आपको डेफिनेटली वहां मिलेगा। और मेरा जो पर्सनली मानना है, इस बार आपका पेपर पहले की लास्ट ईयर कंपैरिजन में थोड़ा आसान होगा, बट कंसेप्चुअल होगा। क्या बोला बेटा मैंने, कि आपका पेपर डेफिनेटली लास्ट ईयर के पेपर के कंपैरिजन में क्या होगा बेटा, इजी होगा। क्या होगा, इजी होगा, बट कंसेप्चुअल होगा, यानी कि जिसको कंसेप्ट अप्लाई करने आते होंगे वही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, और वही सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2027 में 100% मार्क्स स्कोर कर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये ओनली 1 मार्क का क्वेश्चन है जिसको हमें फिलहाल यहाँ अभी सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले सबसे पहला जरूरी काम होता है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत बहुत ध्यान से पढ़ें, जिससे कि ये क्वेश्चन कुछ टाइम के लिए आपको याद रहे। क्या रहे बेटा, याद रहे। अगर ये क्वेश्चन याद रहेगा तो आप चीजों को कोरिलेट कर पाओगे, और कोरिलेट कर पाओगे तो भाई एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है बड़ा इजीली हम लोग कर पाते हैं।
तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि आ पेंटेड क्यूबॉइड सॉलिड पी, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है क्या बेटा, सॉलिड पी, और ये क्यूबॉइड शेप है और इसके सारे के सारे आउटर फेस क्या है बेटा, पेंटेड है। ये सारे के सारे आउटर फेस क्या है, पेंटेड है। यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि आ पेंटेड क्यूबॉइड और नाम दिया हुआ है सॉलिड पी। उसको क्या किया गया बेटा कि टू आइडेंटिकल सॉलिड्स में अलोंग अ प्लेन कट किया गया है। यानी कि अगर आप सेकंड फिगर को देखें यहाँ पर, तो यहां से कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि इस तरह से कट किया गया है। यानी कि दो आइडेंटिकल, एक ये और एक ये दो आइडेंटिकल फिगर्स या बोलिए आइडेंटिकल सॉलिड हमें मिले हैं, और इस आइडेंटिकल सॉलिड को नाम दे दिया है सॉलिड क्यू। क्या नाम दे दिया है, सॉलिड क्यू। और हमसे पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द फेस ऑफ सॉलिड क्यू, यानी कि ये वाला जो है शेडेड वाला एरिया, इस वाले फेस का एरिया कितना होगा। तो ठीक है बेटा, अगर हम इस फेस को ऊपर से देखें तो ये हमें क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल शेप दिख रही है। क्या दिख रही है बेटा, रेक्टेंगल शेप दिख रही है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एल इंटू बी। एल यहाँ पर क्या है, लेंथ, और बी क्या है बेटा, ब्रेथ। डेफिनेटली ये जो साइड है हमारी, ये यहाँ पर क्या बन जाएगी, लेंथ, जो कि हमारे पास क्या दी है बेटा, 20 सेंटीमीटर। क्या दी है, 20 सेंटीमीटर। बट जब हम ब्रेथ की बात करते हैं तो ब्रेथ हमारी बनेगी ये बेटा, ये वाली साइड हमारी क्या बनेगी, ब्रेथ बनेगी। और ये डायरेक्टली कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें हिंट दिया हुआ है कि जब ऐसे कट किया गया है तो क्यूबॉइड में सारे के सारे एंगल कितने होते हैं, 90। तो ये वाला एंगल भी क्या होगा बेटा, 90। तो बेटा ये जो हमें यहाँ पर फेस दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में क्या है, एक ट्राइंगल है। कौन है, क्या है बेटा, ये ट्राइंगल। और कैसा ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल के 90 एंगल, ये जो आपका यहाँ पर 90 डिग्री एंगल हो गया, इसके जस्ट अपोजिट साइड जो होती है बेटा, क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। क्या कहलाती है, हाइपोटेनस। और जब हमें हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी हो, तो अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में हमने कहा था कि जब भी हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी हो तो सबसे पहले जो कंसेप्ट हमारे दिमाग में आता है वो है पाइथागोरस थ्योरम। क्या है बेटा, पीजीटी। पाइथागोरस थ्योरम मैं जस्ट अभी आपको बताई थी, वो क्या होती है बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यदि हम हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी कि अपनी बेस अपनी ब्रेथ की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यहाँ से आप यहाँ देखें, ये जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, ये वाला यही ट्राइंगल है हमारे पास, जिसका लिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, काम कर रहे हैं। और ये वाली जो लेंथ है, ये हमारी क्या है बेटा, ब्रेथ, जो कि हमें फिलहाल अभी कैलकुलेट करनी है। ये जो लेंथ यहाँ पर दी है, ये 5 दी है, और ये क्या दी है, 12। यानी कि बेस हमारा 12 हो जाएगा और परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो हमारा 5 हो जाएगा। तो जस्ट ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, परपेंडिकुलर के प्लेस पे 5 और बेस के प्लेस पे 12। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो फाइनली एच स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है बेटा, 169। तो बहुत सिंपल सा है, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, प्लस माइनस 13। कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 13 हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। बट यहाँ पर लेंथ हमारी कभी भी निगेटिव नहीं होती, तो हम क्या कर लेंगे बेटा, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी, 13। या बोलिए हमारे पास जो विड्थ है इस सैडेड रेक्टेंगल की, वो कितनी हो जाएगी बेटा, 13। जैसे ही आप यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 13, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 0 का 0 ऐसे ही आ जाएगा, 13 टू द 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास बेटा जी फाइनल आंसर आ चुका है, किसका बेटा, यहाँ पर जो हमारा ये शेडेड पोर्शन था उसका एरिया, ये जो हमारे पास यहाँ पर शेडेड रीजन था उसका एरिया आ चुका है कितना बेटा, 260 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह के इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को समझने के लिए, प्रॉपर कंसेप्ट में जाने के लिए, और एग्जाम की प्रिपरेशन पीक लेवल पर, यदि आप भी ये सोच रहे हैं कि हम बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 का स्कोर करें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।